एक 92 ईयर ओल्ड आदमी जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस, ये आज की डेट में ऑपरेशन रिमूव मोदी का चीफ आर्किटेक्ट। इसका गेम प्लान क्या है, ये हरकतें भारत में जो करवा रहा है, इसका इकोसिस्टम क्या है। आज के इस वीडियो में इस इकोसिस्टम को जो भारत में चल रहा है उसको समझने से पहले आपको इस पूरे आदमी की वर्ल्ड वाइड हरकतों को जानना जरूरी है। और आज के इस वीडियो में एक बार जब आप इसकी वर्ल्ड वाइड हरकतें समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि ये आदमी भारत में आने वाले अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर अपना गंदा खेल कैसे खेलने जा रहा है। जॉर्ज सोरोस कहता है अपने आप को एक बहुत बड़ा हेज फंड का मैनेजर, और कहता है कि भाई ये कंट्रीज में ग्लोबली डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहता है। उसी के लिए इसने एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के तहत ये पूरे वर्ल्ड में इसने एक इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है। उस इकोसिस्टम में दूसरे देशों के पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हैं और डीप स्टेट के लोग हैं। ये चाहता है कि भाई वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के तहत डेमोक्रेटिक हो। लेकिन डेमोक्रेसी से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि ये CIA यानी कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक फ्रंट आदमी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे वर्ल्ड को अमेरिका का एक स्लेव बना के रखना। आज मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगा, एक एक कंट्री का उदाहरण दूंगा भारत पे आने से पहले, जिसमें आपको समझ आएगा कि इसने किसी भी विश्व की कंट्री को छोड़ा नहीं है। हर कंट्री को ये सिर्फ अमेरिका का स्लेव बनाना चाहता था। स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड से। 1992 में दोस्तों इंग्लैंड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गहरा था कि जो पाउंड है, जो उनका करेंसी है, ब्रिटिश पाउंड, वो अपनी वैल्यू रिड्यूस करता जा रहा था। उस समय जॉर्ज सोरोस का एक फंड था जिसका नाम था क्वांटम फंड। ये एक प्रकार का हेज फंड था, और जैसे जैसे करेंसी अपनी वैल्यू वहां पर लूज कर रही थी, जॉर्ज सोरोस ने अपने ही इकोसिस्टम को एक्टिवेट किया। इसके इकोसिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ के एकेडमिक थिंक टैंक्स को पकड़ा इसने जिनको ये फंड करता था। इसके साथ साथ वहाँ के प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को पकड़ा, और साथ ही में वहाँ के मीडिया को इन्फिल्ट्रेट किया। इसके बाद इसने सबके ऊपर दबाव डालना चालू किया और ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक ऐसा प्रेशर किया कि भाई ब्रिटिश सरकार जो है पाउंड को डीवैल्यू करे। ये चाहता था कि अगर डीवैल्यू हो जाए तो उस पे सट्टा लगा के ये पैसा बना लेगा। दोस्तों इसका इकोसिस्टम इतना अग्रेसिव था, उस इकोसिस्टम के ऊपर इतना पैसा फेंका गया कि वो इकोसिस्टम इवेंचुअली सक्सीड करा, और ब्रिटिश की सरकार ने मजबूरन पाउंड को डीवैल्यू करना पड़ा। जब पाउंड का डिवैल्यूएशन हुआ, इसके डिवैल्यूएशन के बाद क्वांटम फंड, जो इसका एक हेज फंड था, उसमें सट्टे के दौरान इस आदमी जॉर्ज सोरोस ने $2 बिलियन बना लिए। आप सोच के देखिए कि ये बंदा दूसरे देशों की करेंसीज को मैनिपुलेट करवाता है, अपने इकोसिस्टम के थ्रू करता है, और वहां से पैसा बनाता है। इंग्लैंड, अगर आपको ये सुन के कुछ आश्चर्यजनक लगा होगा तो आपकी अभी और हालत खराब होगी अगला एग्जाम्पल सुन के। जो यूएस का सबसे बड़ा एलाई जिसको मानता है वो यूरोप। जी हाँ, यूरोप में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि यूरोप की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए। कैसे? दोस्तों यूरोप में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है, इसने एक निर्णय लिया कि हम यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके यूरोपियन यूनियन को कमज़ोर बनाएंगे, और कमज़ोर बनाकर उस कमज़ोरी का एडवांटेज लेते हुए यूरोपियन यूनियन से पैसा उठाएंगे, और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में एक समस्या क्रिएट कर कर पैसा बनाएंगे। कैसे? दोस्तों इसने एक संस्था को फंड करना शुरू किया। इसका जो मेन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने एक थिंक टैंक बनाया, और वो थिंक टैंक का नाम था सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालना चालू किया, और दबाव ये डाला कि आप सीरिया में बशर अल असाद को हटाइए। अब सीरिया का जो डिक्टेटर बशर अल असाद था, उसको हटाना इसीलिए ज़रूरी जॉर्ज सोरोस ने और अमेरिका ने समझा क्योंकि बशर अल असाद रशिया का एक बहुत बड़ा एलाई था, और रशिया बशर अल असाद के साथ एंगेज करके, सीरिया के साथ एंगेज करके मिडिल ईस्ट में कुछ दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज सोरोस के सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालकर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सोशल मीडिया का प्रयोग करके अरब स्प्रिंग की मूवमेंट क्रिएट करी।
अरब स्प्रिंग आप सभी ने सुना होगा, उसके बारे में मैं कभी सेपरेट वीडियो बना के एक डिटेल्ड चर्चा करूंगा कि कैसे वो CIA का एक पेट प्रोजेक्ट था कि जिसने मिडिल ईस्ट को 10 साल तबाही में डाल दिया। अरब स्प्रिंग हुआ, उस अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में क्राइसिस हुआ। जब सीरिया में क्राइसिस हुआ उस समय सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के जो थिंक टैंक था जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करता था, इस थिंक टैंक ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर पेपर्स लिखने चालू करे। इन लोगों ने यूरोपियन पार्लियामेंट को और यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी उनकी सरकारों के हेड ऑफ द स्टेट्स को रिसर्च पेपर्स लिख लिख के बोला कि यूरोप के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। 2013-14 का समय याद कीजिए। अगर आप वो समय याद करते हैं या आज की डेट में अरब स्प्रिंग सीरियन क्राइसिस को गूगल पे जाके सर्च भी करते हैं, तो उस समय सीरिया से एक रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हुआ। रेफ्यूजीज भर भर के बोट्स में यूरोप के देश जाने लगे, जर्मनी में गए, इटली में गए और बाकी देशों में गए। ऑब्जेक्टिव ये था कि मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करो, अरब स्प्रिंग के नाम पर डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और भूलिएगा मत, ये वही डिक्टेटर थे मिडिल ईस्ट में जिनको अमेरिका पिछले 50 साल से नर्चर करता आया था। 50 साल जब तक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा था तो आपने नर्चर किया। अब आप चाहते थे कि गेम आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप एक लिमिट और प्लेटो पे आ गए थे, तो डिक्टेटर को हटाते हैं। जब ये अरब स्प्रिंग के बाद रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, और खास करके मैं सीरिया का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सीरिया से जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, क्योंकि सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस आज की डेट में उसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद जो सीरिया से रेफ्यूजीज निकले, यूरोप में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस ने पेपर्स लिख लिख के यूरोपियन पॉलिटिशियंस को ये रिसर्च पेपर्स दे दे के उनको कन्विंस किया कि यूरोपियन यूनियन के लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंसानियत के नाते उनको इन सीरियन रेफ्यूजीज को पनाह देनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीरिया से रेफ्यूजीज निकल के यूरोपियन यूनियन जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन में जब ये रेफ्यूजीज वहां जाके रहेंगे तो इनका रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? ये रिहेबिलिटेशन करना चाहता था जॉर्ज सोरोस। ये रिहेबिलिटेशन करना चाहता था जॉर्ज सोरोस के फंडेड और अमेरिका और CIA के फंडेड मल्टीपल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप सोच के देखिए, एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कीजिए, इस इंस्टेबिलिटी से रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा जो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। उस दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां पर अफेक्ट होगा उस जगह पर रिहेबिलिटेशन का धंधा ढूंढिए। इस पूरे गेम को यूरोप में 2011-12 से लेके 2017-18 तक कई बिलियन डॉलर्स का गेम खेला गया। जॉर्ज सोरोस, उसके फंडेड NGO से लेके उसकी सिविल सोसाइटी ने इस पूरे इलाके में अरबों रुपया बनाया। यही नहीं है दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई आप जानते हैं वो है इजराइल। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। आप सभी जानते हो कि ज्यूज ने अमेरिका को बनाया है, अमेरिकन की कोई खुद की हैसियत नहीं थी कुछ कुछ करने की। अगर ज्यूज अपना पैसा आज की डेट में भी अमेरिका से हटाते तो अमेरिका जो है वो युगांडा या रवांडा से गाय गुजरा देश उससे कम नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इजराइल एक बड़ा एंटरप्राइजिंग देश है। जो यहूदी लोग हैं, ज्यूज हैं, इन यहूदी ज्यूज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खुद डेवलप करना चालू किया। आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि इजराइल एक डिफेंस लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज है और बहुत ही बड़ा ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी का सप्लायर है। यही बात अमेरिका को चुभी कि भाई जब ग्लोबल लेवल पे डिफेंस टेक्नोलॉजी के पायनियर्स हम थे, जब ग्लोबल लेवल पे डिफेंस टेक्नोलॉजी सारे देशों को हम बेच रहे थे, तो ये इजराइल बीच में आकर नई नई मार्केट्स को कैप्चर कैसे करने लगा। अब यहाँ पर दोबारा प्रयोग किया गया CIA के फंडेड जॉर्ज सोरोस का। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस ने इजराइल के केस में अब नया गेम खेला और उसने कहा कि अब मैं पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करूंगा। इसने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने के लिए जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था अदाला, ADALAH, अदाला। अदाला का लिटरल जो एक्चुअल नेम है इंग्लिश में वो है लीगल सेंटर फॉर अरब माइनॉरिटी राइट्स इन इजराइल। इस संस्था के थ्रू, लीगल सेंटर फॉर अरब माइनॉरिटी राइट्स इन इजराइल, आप खेल समझिए कि जॉर्ज सोरोस ने पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट किया और इन पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट से उसने ये बोलना चालू करवाया, रिसर्च करवाई, थिंक टैंक्स बनवाए, सेमिनार्स करवाए ग्लोबल लेवल पे, प्रोटेस्ट्स करवाए
लोगों के थ्रू इसराइल में कि इसराइल पैलेस्टीनियंस को लेके डिस्क्रिमिनेटरी है। आज की डेट में जब बेंजामिन नेतन्याहू जेसीबी लेके चढ़ जाते हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, तो नींद जिसको नहीं आती है वो है जॉर्ज सोरोस, क्योंकि आज की डेट में उसका गेम प्लान डिसमेंटल होता दिख रहा है। आज की डेट में अगर बेंजामिन नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी लगाकर वहां के लीगल सेटअप को चेंज कर रहा है ताकि जो कंट्री में इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगाई जाए, इसकी वजह से अमेरिका को नींद नहीं आती है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये जो लीगल सेंटर फॉर अरब माइनॉरिटी राइट्स इन इसराइल है, इसने पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट किए, इसने इसराइल के बाहर देशों में प्रोटेस्ट किए, इन्होंने पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ाई लड़नी चालू करी। और इनके 2 पॉइंट एजेंडा था। पॉइंट नंबर 1 एजेंडा का ये था कि ये इसराइल को ब्लेम करके बोले पूरे वर्ल्ड के सामने कि इसराइल एक डिस्क्रिमिनेटरी देश है जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और दूसरा, इसराइल की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा करें और ये बोलें कि इसराइल की डेमोक्रेसी जो है, जो कि इसराइल बड़ा प्राउड है अपनी डेमोक्रेसी को लेके, कि वो कमजोर है। शब्द ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज सोरोस का सबसे फेवरेट शब्द जो उसका पूरा पालतू इकोसिस्टम बोलता है विश्व के किसी भी इलाके में, वो है डेमोक्रेसी। वो है डेमोक्रेसी खतरे में है। यही चीज सेंटर फॉर अरब माइनॉरिटी राइट्स इन इसराइल, अदाला के लोगों ने इसराइल में बोलनी चालू करी कि इसराइल की डेमोक्रेसी कमजोर है, इसराइल डेमोक्रेटिक नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आप इसराइल को ब्लेम करके बोलेंगे कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है और इसराइल अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी है उसका एलाई है, इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे। यही चीज जॉर्ज सोरोस के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका और इसराइल के बीच के रिश्ते खराब होंगे तो इनके बीच में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग है वो रुकेगी। अगर वो रुकेगी तो इसराइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बनाने में आत्मनिर्भर नहीं होगा। आप दोबारा से खेल समझिए। अमेरिका, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ प्रयोग करके पूरे वर्ल्ड को अमेरिका का सिर्फ स्लेव बनाना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि कोई देश आत्मनिर्भर बनकर, कोई देश आज की डेट में इस परिस्थिति में आ जाए कि वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी या अमेरिका के धंधों को टक्कर दे। आप सोचिए कि इसराइल और यूएस के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा करने वाला भी और कोई नहीं बल्कि खुद का ये अमेरिकन फ्रंट है। इसके बाद ये गेम यही नहीं रुकती। अल्बानिया, सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अल्बानिया के लोगों ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन करके ईदी रमा नाम के एक व्यक्ति को चुनकर उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया। ईदी रमा सोशलिस्ट पार्टी का लीडर था। अब सोशलिस्ट पार्टी का लीडर होने के नाते ईदी रमा ने अमेरिकन बिजनेसेस को अल्बानिया में एंट्री देने से रोका। ये चीज अमेरिका को खटकी। अमेरिका ने अल्बानिया में ईदी रमा को हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन को फिर से प्रयोग किया। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन आई। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने बोला कि भाई सोशलिस्ट हेड ऑफ द स्टेट अल्बानिया का ईदी रमा जो है, ये ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक एनिमी है। और क्योंकि ये एनिमी है, इसीलिए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इनडायरेक्टली सीआईए और अमेरिका ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सली बेरिशा को सपोर्ट करना चालू किया। इन्होंने अल्बानिया में सिविल वॉर करवाई। अल्बानिया में ईदी रमा एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के खिलाफ एक ऐसा फ्रंट क्रिएट कर दिया, ऑपोजिशन नेता को इतना पंप अप करके, उसको पैसे दे के, उसका पूरा इकोसिस्टम करा के, उसके आसपास का एक थिंक टैंक पूरा बना के, पूरा लोगों के प्रति प्रचार करा के कि भाई अल्बानिया में डेमोक्रेसी खतरे में। दोस्तों, अल्बानिया में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी, अल्बानिया में अमेरिका का धंधा खतरे में था। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ईदी रमा के खिलाफ इतनी बड़ी मूवमेंट और मुहिम चलाई गई कि जो ऑपोजिशन का लीडर था सली बेरिशा, उस डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर को सपोर्ट कर करके इन्होंने एक पॉपुलर लीडर को हटाया। मैं जानबूझ के आपको ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो एक एक केस में, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अल्बानिया हो, आप समझ रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस जो इन कंट्रीज में करता आ रहा है, उसी का इम्प्रिंट इंडिया में भी देखेगा और उसी का इम्प्रिंट इंडिया में देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बारे में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गेम बना यूक्रेन में।
जी हाँ, 2005 से लेके 2010 तक के समय में जॉर्ज सोरोस के फंडेड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अमेरिका के एक बहुत ही पुराने इम्पोर्टेंट यूरोपियन अफेयर्स के एक्सपर्ट डिप्लोमैट जिनका नाम है जॉन माल्कम ऑर्डवे, इसका प्रयोग करके यूक्रेन में विक्टर यूशेंको की सरकार को सपोर्ट करवाया। और विक्टर यूशेंको राष्ट्रपति बने भी रहे यूक्रेन के। और विक्टर यूशेंको वो थे जो जनरली यूक्रेन को वेस्ट कंट्रीज के बहुत ही टिल्ट करके उनकी तरफ लेके जाते थे। गेम वही था कि यूक्रेन रशिया के क्लोज ना जाए, तो यूक्रेन में ऐसा लीडर लाओ विक्टर यूशेंको जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को कोट करे, जो कि अमेरिका का धंधा यूक्रेन में चलाए। आज की डेट में यूक्रेन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है अगले हफ्ते, बहुत गहरा वीडियो होगा। आपको रशिया और यूक्रेन का सारा मामला एक ही बार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको रशिया यूक्रेन के मसले को समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक लाइन में बोलूं तो दिक्कत यही है, अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन डेमोक्रेसी बन जाए, और रशिया ये कहता है कि यूक्रेन एक अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन टेरिटरी है, उस टेरिटरी में मेरा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका यहाँ से दूर रहे। ये सारे खेल के बीच में आज की डेट में सारा गेम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद आप सोचिए कि जॉर्ज सोरोस और उसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वर्ल्ड में तो ये सब कर ही रही थी, पर आपको पता है सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, ये तो यूएस को भी अंदर से तोड़ने में लगी हुई है। उदाहरण देता हूं, 2014 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभाली और बोला कि भाई हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ेंगे, और 2016 में उसने लड़ाई करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता। डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉइंट ऑफ कैंपेन आप सभी को याद होगा, और डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉइंट ऑफ कैंपेन था कि भाई ये जो बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं इनको यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि भाई ये जो बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं, अब इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स भी हैं, वो तो चलो हाई वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन बहुत सारे इमिग्रेंट्स मेक्सिको और इधर उधर के देशों से भी आए हुए थे, और ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे। अब इन इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे ट्रंप ने अपना पूरा कैंपेन चलाया और बोला कि भाई इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। आप ट्रंप का वो माइंडसेट समझिए, क्योंकि उस माइंडसेट से बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी था, जिसके खिलाफ भारत में भी आपको याद होगा कि शाहीन बाग के पूरे प्रोटेस्ट किए गए थे। सिमिलैरिटी देखिएगा, ट्रंप ने बोला कि इलीगली आए हुए इमिग्रेंट्स को हम लोग पनाह नहीं देंगे, सिटीजनशिप नहीं देंगे। और सोचिए कि जॉर्ज सोरोस फंडेड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने ट्रंप के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और अमेरिका के नागरिक इस बात को जानते हैं कि 2014 में फर्गुसन रायट्स हुए। उसके बाद जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उन सारी इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया कि ये फर्गुसन रायट्स के पीछे का सारा खेल जॉर्ज सोरोस का था। और जॉर्ज सोरोस का फर्गुसन रायट्स को इनकरेज करने का एक ही उद्देश्य था, और उद्देश्य केवल ये था कि इमिग्रेंट्स को यूएस सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, अगर इमिग्रेंट्स को यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी तो ये इमिग्रेंट्स बाहर के आए हुए लोग हैं। ये बाहर के आए हुए लोग आज की डेट में आपकी निजी कंपनियों में नौकर बन के काम करने के लिए भीख मांगेंगे, और आप इनको एक्सप्लॉइट करके काम करवा पाओगे। ये अमेरिका के स्लेव बने रहेंगे। अमेरिका जिस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को चैंपियन करता था, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम स्लेवरी में बदल गया। आप समझ रहे हैं इस गेम को? दोस्तों, जॉर्ज सोरोस ने एक खेल खेला चाइना में भी, पर चाइना चाइना है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। अमेरिका की तरह नहीं, जिस देश का कोई इतिहास ही नहीं था, कबाड़ से उठ के देश बना हुआ, इधर उधर के लोग आए हुए और छपरी लोगों ने मिलकर देश बना लिया। 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन से अगर आप लड़ोगे, पिटाई तो खाओगे। चाइना का उदाहरण देखिए दोस्तों, 1970s तक चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1970s में जब भारत ने पाकिस्तान का भूगोल बदलकर ईस्ट पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, उस समय इनको समझ आया कि भैया भारत को काउंटर करने के लिए चाइना का प्रयोग करना पड़ेगा। हेनरी किसिंजर सीक्रेटली गए चाइना को कन्विंस किया कि भाई आप कैपिटलिस्ट बन जाइए। चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में अपने मसले चल रहे थे,
उन सारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हुए 1970s में, कीपिंग दी स्टोरी शॉर्ट, चाइना कम्युनिस्ट से एक कैपिटलिस्ट देश बना। चाइना ने कहा हम कैपिटलिज्म अपनाएंगे। जैसे ही चाइना ने कहा कैपिटलिज्म अपनाएंगे, जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी 1970s में भी तो एक्टिव था, उसने कहा कि भैया हम इस चीज का फायदा लेंगे। अब हुआ क्या दोस्तों कि 1986 में चाइना ने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट, ESRI, इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट। इस इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट का जो हेड था उसका नाम था चेन यीजी, CHEN, चेन यीजी, YIZI, चेन यीजी। इस इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट ESRI ने पार्टनरशिप करी उस समय ऑफिशियली जॉर्ज सोरोस के संस्था के साथ। इसने पार्टनरशिप इसलिए करी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और बाकी संस्थाओं के साथ, बिकॉज चाइना उस समय ये सोचता था कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेजर है, और अगर ये एक हेज फंड मैनेजर है तो हमें इस बंदे से सीखना चाहिए कि इसने इतनी सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कैसे करी। तो चाइना का जो चेन यीजी था, जो उस समय इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट का हेड था, उसने जब जॉर्ज सोरोस के साथ पार्टनरशिप करी, चाइना की गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस में लूप में थी, तो उसने ये बोला जॉर्ज सोरोस को कि भाई हम अपने यहाँ से विद्यार्थियों को भेजना चाहते हैं आपके पास अमेरिका, आप उनको फाइनेंस में, मार्केट्स में ट्रेनिंग दीजिए। अमेरिका ने सोचा कि यार इससे बढ़कर क्या चीज होगी। तुरंत अमेरिका ने इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट के अंदर जितने रिसर्चर्स और स्कॉलर्स थे उनको स्कॉलरशिप देके अमेरिका इनवाइट किया। जब उन्होंने उनको अमेरिका इनवाइट किया तो अमेरिका में ले जाकर ट्रेनिंग करने के दौरान, जिसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए थी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स और हेज फंड्स की, अमेरिका ने अपने CIA फंडेड प्रोफेसर्स को आगे करके इस इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट के जितने भी ये सारे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स आए थे, इनके ट्रेनिंग में उनको डेमोक्रेसी सिखाने लग गए। उनको ये बोलने लग गए कि चाइना में डेमोक्रेसी प्रमोट कीजिए। अब जब ये वहां से रिसर्चर्स काम पढ़ाई करके, स्कॉलरशिप पूरी करके वापस चाइना आते थे, तो ये चाइना में आकर हेज फंड की बात नहीं करते थे, चाइना में आकर मार्केट सिक्योरिटी ट्रेडिंग की बात नहीं करते थे, सडनली ये डेमोक्रेसी की बातें करते थे। उस समय चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, MSS, उसको इस चीज की भनक लगी। तो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो उसकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब देखिए उसने क्या किया। उसने कहा कि भाई इस इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट को कंट्रोल में और सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने एक नई बॉडी क्रिएट करी। उस बॉडी का नाम रखा गया चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर, और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट के जितने भी स्कॉलर और रिसर्चर स्कॉलरशिप से अब US जाएंगे, उनको US भेजने से पहले उनको एसोसिएट होना पड़ेगा चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर से। अब देखिए चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर कितना हार्मलेस सा नाम है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने, जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसका एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना। और सुनिए, ये चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर का जो हेड था, उस हेड का नाम था जी जोंगजुन, ZI जोंगजुन, ZHONGXUN। और जी जोंगजुन पता है कौन थे? जी जिनपिंग के फादर। जी जिनपिंग का फादर जी जोंगजुन चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर का हेड बनाया गया। इन्होंने, जी जोंगजुन ने अपॉइंट किया एक बंदे को जिसका नाम था यू फैंग, YU फैंग, FANG, यू फैंग। यू फैंग चाइना का बेस्ट स्पाई मास्टर था, हमारे यहाँ पर रामेश्वर नाथ काउ के बराबर का। यू फैंग को अपॉइंट करके इन्होंने उसको चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर के तहत इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट का पार्टनर बनाकर US भेजा। और जब यू फैंग US गया, वहां जाकर जब उसने
ये पूरा खेल देखा, उसने आते सार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में जी जोंगजुन, जो जी जिनपिंग के फादर थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर के हेड थे, उनको आके एक रिपोर्ट सौंपी और बोला कि भाई साहब, ये पूरा का पूरा जो गेम है इसमें कोई सिक्योरिटी, मार्केट, ट्रेडिंग, हेज फंड की ट्रेनिंग नहीं है। ये CIA फंडेड पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने स्कॉलरशिप्स को करटेल करना चालू कर दिया, रोकना चालू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने स्कॉलरशिप्स को रोकना चालू किया, एक चीज तय हो गई कि जॉर्ज सोरोस को ये बात समझ आ गई, क्योंकि जॉर्ज सोरोस CIA के बेसिस पे काम कर रहा था। और जब CIA को ये मालूम चला कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को ये चीज समझ आ गई है, दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के टक्कर में आ गई, तो जॉर्ज सोरोस धीरे धीरे से पीछे होने लगा। चाइना ने पूरे के पूरे CIA लिंक को तुरंत पकड़ लिया। आप सोच के देखिए, आज की डेट में चाइना तब से कॉशियस है और तब से वो हर एक वो चीज कर रहा है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नहीं चाहती। तब से वो हर एक ऐसी चीज कर रहा है, चाहे उसमें अथॉरिटेरियनिज्म हो, चाहे उसमें वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का मास्टरी कर रहा हो जिसकी वजह से अमेरिका खलबला रहा हो। इसी रीजन से जॉर्ज सोरोस और अमेरिका चाइना को लेकर आज भी परेशान है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूं, ये कितना सच है या नहीं ये डिबेटेबल पॉइंट है, पर ये एक जगह पर मैंने खुद भी पढ़ा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये 100% ट्रू है या नहीं। पर चाइना के दो स्ट्रैटेजिक रिसर्चर्स हैं, उनमें से एक का नाम है जेंग रुलुन और दूसरे का नाम है जैंग वेन्मू। दोस्तों, जेंग रुओलिन और जैंग वेन्मू, इन दोनों ने रिसर्च पेपर लिख के बोले हैं कि अमेरिका चाइना को तबाह करना चाहता है, चाइना के अथॉरिटेरियनिज्म को तबाह करना चाहता है और चाइना को एक ओपन सोसाइटी बनाना चाहता है। और इन्होंने ये तक बोला उसमें, जिस पॉइंट पे मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट पे डिबेट है, ये कोई 100% ट्रुथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आई कैन नॉट से विद कॉन्फर्मेशन। बट इन दोनों जेंग रोलिन और जेंग वेन्मू की रिसर्च ने बोला कि कोरोना वायरस अमेरिका ने अनलीश करके, अमेरिका ने चाइना के ऊपर इम्पोज करके ये बात कही कि जिससे वो चाइना को बदनाम कर पाए, चाइना की इकोनॉमी को कमजोर कर पाए, ताकि वर्ल्ड में अमेरिका का दबदबा बना रहे। और इनकी रिसर्च का जो आखिरी पॉइंट था वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट था। इनकी रिसर्च का आखिरी पॉइंट ये था कि आपको अमेरिका का साइकी को समझना है, और इन्होंने कहा कि अमेरिका की साइकी ये है कि अमेरिका को व्हाइट हाउस नहीं, वॉल स्ट्रीट चलाती है। ये पॉइंट तो मैं मानता हूं, और ये शायद अब आप भी समझेंगे, क्योंकि जितने उदाहरण अभी तक मैंने आपको दिए, इससे ये प्रूफ तो होता है कि अमेरिका व्हाइट हाउस से कम वॉल स्ट्रीट से ज्यादा चलता है। पर कोविड के पॉइंट पे आई विल कॉशन यू टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, तो मैं उसका कोई ऑथेंटिसिटी क्लेम नहीं करता, पर ये एक पॉइंट आया, मैंने सोचा कि शेयर करने लायक है, तो मैंने शेयर किया। आपने जॉर्ज सोरोस का पूरा खेल तो समझ लिया, अब आप देखिए कि ये आदमी भारत में क्या कर रहा है, क्योंकि अब आप इसके पूरे विश्व के ऑपरेशंस को अगर आप समझ रहे हैं, तो अब आप समझेंगे कि ये भारत में क्या करने जा रहा है। हाल ही में जॉर्ज सोरोस पिछले चंद महीनों से बहुत सारी रिपोर्टें निकाल रहा है। उसी की एक फंडेड संस्था है दोस्तों, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में कुछ बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए कि भाई भारत में बड़ी धांधली हो रही है, भारत जो है वो इकोनॉमिकली इतना मजबूत होने की कोशिश तो कर रहा है पर वो है नहीं, वो भ्रष्टाचारी और करप्शन से मजबूत हो रहा है, फलाना डिकाना। पर इसने दो बातें बड़ी दिलचस्प बोली जिससे कि आप इसका खेल इंडिया में समझेंगे। इसने सबसे पहली बात ये बोली कि भैया इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ये बात को ये मानता है जॉर्ज सोरोस, और ये इसकी स्टेटमेंट थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो डेवोस में स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है। इसने बोला कि इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है, पर इसने कहा कि मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है। और मोदी क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। दोस्तों, अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो इंडिया ने ही एक डेमोक्रेसी होते हुए मोदी को चुन के जिताया।
और अगर मोदी एक थंपिंग मेजोरिटी से जीत गया तो फिर मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है। कोई सेंस है इस बात में? खैर, ये तो चलिए इसकी टिप्पणी थी, ये तो इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी बोला। पर दोस्तों, आज की डेट में जॉर्ज सोरोस क्योंकि इस स्टेटमेंट को लेके बैठ चुका है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है लेकिन मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है, तो एक इकोसिस्टम के तहत एक कैंपेन चलाया जा रहा है भारत में, जिसमें कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार होता है, और ये शब्द आप आए गए दिन डेली सुनते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। दोस्तों, अगर भारत की डेमोक्रेसी खतरे में होती तो हर एक राज्य के चुनावी शेड्यूल से पिछले 10 साल में नहीं हो रहे होते। अगर हर राज्य के चुनाव में कई ऐसे राज्य भी हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां पे बीजेपी हारी है, तो मोदी अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता और भारत डेमोक्रेसी होती तो मोदी इन सारे राज्यों में जीतता। पहली बात, आप इस चीज को समझिए। एक मुहिम चलाई जा रही है, इनके बेसिकली प्रॉब्लम ये है, इनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि कैसे एक लीडर भारत में एक थंपिंग मेजोरिटी से जीत गया है। इनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। अब यहां पर भारत का जो इकोसिस्टम है, इसमें भी सेम चीजें हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में है, सिविल सोसाइटी को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है। इसीलिए आप देखिएगा कि जॉर्ज सोरोस फंडेड इकोसिस्टम जो भारत में है, वो बोलेगा कि भारत की डेमोक्रेसी भी खतरे में है, भारत में कोई सिविल सोसाइटी भी नहीं है, और भारत में क्योंकि सिविल सोसाइटी नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो भारत बेसिकली जो है अपने एक डेमोक्रेटिक मोमेंट पे है कि अगर अभी नहीं सुधरा तो भारत कोलैप्स कर जाएगा, आइडिया ऑफ इंडिया कोलैप्स कर जाएगा। ये शब्द आप लोगों को सुन के फौरन नहीं लग रहे होंगे क्योंकि ये आपके आसपास के डिस्कोर्स में रोज चल रहे हैं, लेकिन ये सब डिस्कोर्स को चलाने के लिए पैसा कैसे आता है, कहां से आता है? अब आप इसके फंडिंग को समझिए। जॉर्ज सोरोस ने इंडिया में गेम चलाने के लिए एक संस्था 1983 में बनाई थी, और उस संस्था का नाम था नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी 1983 में यूएस में बनी। ये इसके अंदर 4 सेंटर्स हैं, और ये 4 सेंटर्स अमेरिका में हैं, और ये 4 सेंटर्स अमेरिका के रहते हुए नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू भारत में पूरा कैंपेन सस्टेन करते हैं। तो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आ गई, 1983 में ये बनाई गई जॉर्ज सोरोस के थ्रू। इसके अंदर की 4 संस्थाएं, पहली उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एक थिंक टैंक है जो अमेरिका की डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जॉर्ज सोरोस ये इंश्योर करता है कि जब भी डेमोक्रेट्स अगर अमेरिका में आएंगे तो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो रिसर्च पेपर्स निकालेगा, डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ जाएगा, और जिन जिन कंट्रीज में उसको लगेगा कि अमेरिका के इंटरेस्ट खतरे में है तो वो वहां के रिसर्च पेपर्स बना बना के फेंकेंगे। तो ये सिर्फ डेमोक्रेट्स के साथ अलाइंड नहीं है, क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स तो पहली संस्था है। दूसरी है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, और ये यूएस में रिपब्लिकन्स के साथ जुड़ी हुई है। तो भाई साहब, इस बंदे ने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, अपनी जेब में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जब रिपब्लिकन्स आते हैं, ये उनका एजेंडा वहां से चलाता है। तीसरा इसने बनाया है सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज जॉर्ज सोरोस की अपनी संस्था है, जिसके अंदर फर्दर 4 संस्थाएं हैं, जिसके थ्रू जॉर्ज सोरोस दूसरे देशों में, वल्नरेबल देशों में स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगा के उनकी स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करता है ऊपर नीचे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई भेजता है, और जब जब वो पैसा भेजता है, जब उसका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है, वो पैसा बाहर निकाल लेता है। अब आप समझिए कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, इसके 4 हेज फंड्स हैं। उसमें से पहला जो है वो है वैनगार्ड ग्रुप, दूसरा है ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर्स, तीसरा है जैक्सन स्क्वायर पार्टनर्स, और चौथा है कैपिटल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी।
ये चारों फंड्स जो हैं सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज के अंडर काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस इन चारों फंड्स को यूज करके विश्व के किसी भी देश की स्टॉक मार्केट में एफआईआई ले आता है। थोड़ा सा पैसा बनाया, तुरंत विड्रॉ कर लिया, तो करेंसी मैनिपुलेट हो गई, पूरी कंट्री की स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गई, अपना इंटरेस्ट पूरा हो गया। और चौथा जो मैंने आपको बताया था नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का, वो है अमेरिकन सॉलिडारिटी सेंटर। भारत के लिए अगर सबसे खतरनाक कोई है तो वो है अमेरिकन सॉलिडारिटी सेंटर, क्योंकि अमेरिकन सॉलिडारिटी सेंटर के अंडर दो संस्थाएं काम करती हैं। पहली, जिसका नाम है जस्टिस फॉर माइग्रेंट वुमन। ये जस्टिस फॉर माइग्रेंट वुमन ने न्यूयॉर्क में एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम था सिख कोलिशन। और सिख कोलिशन और जस्टिस फॉर माइग्रेंट वुमन ने भारत के अंदर 76 ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके, जिसमें फार्मर्स और एक्टिविस्ट्स और प्रोटेस्टर्स थे, उनको सबको एकजुट करके पैसा दे के एक वेबसाइट बनाई थी जब भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे। और वो वेबसाइट का नाम था solidaritywithindianfarmers.com। और उसके थ्रू पूरा सोशल मीडिया कैंपेन फार्म प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने चलाया। अमेरिकन सॉलिडारिटी सेंटर का दूसरा खतरनाक रूप जो भारत के लिए हानिकारक है, जो भारत में सबवर्जन करता है, वो है काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, CAIR, काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। ये भी जॉर्ज सोरोस फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है एक और संस्था के साथ, जो एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इस्लामिक सर्कल फॉर नॉर्थ अमेरिका। सेंटर ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस एंड इस्लामिक सेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिका, ये दो संस्थाएं जो हैं आज की डेट में जॉर्ज सोरोस के थ्रू फंड्स लेकर कतर में और टर्की में ब्रांचेस बनाकर भारत के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चलाती हैं पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर। आज की डेट में इस्लामिक सेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिका का जो हेड है उसका नाम है निहाद अवध। ये बंदा टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन का बहुत क्लोज आदमी है और ये कतर और टर्की में उड़ता रहता है, दोनों जगहों के बीच ट्रैवल करता रहता है। इन दोनों संस्थाओं का, सेंटर फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस एंड इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों संस्थाओं का एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है कि ये 2019 से लेके आज तक भारत में एक पूरा इकोसिस्टम बना के सिर्फ एक ही चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत ने 370 आर्टिकल को, अनुच्छेद 370 को अपने संविधान से एब्रोगेट कर दिया। इसकी वजह से कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। और तीसरा, कि भारत की सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, कश्मीरियों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है। 3 पॉइंट एजेंडा है कि भैया, पहला कि भारत ने अनुच्छेद 370 कैसे हटा दिया। दूसरा, इन्होंने 370 हटाने के बाद भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, कश्मीर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया है। और तीसरा प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई भारत की सेना एंटी मुस्लिम है। सोच के देखिए। और ये सारा कैंपेन इंडिया में जो चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिसका नाम है ग्लोबल एडवोकेसी ग्रुप। दोस्तों, आपको मैंने बड़े सारे नाम दिए, जितने ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैं नाम बता रहा हूँ आपको लगेगा कि इतने नाम हम याद कैसे रखेंगे। आपको याद क्यों रखने हैं? आपको ये चीज समझनी है। आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि ये बंदा आज की डेट में मल्टीपल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा अपने आप को डिनाइबिलिटी में ले आता है कि देखो भाई, मैं तो डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, ये सारी संस्थाएं इन्वॉल्व है। और ये गेम यहीं नहीं रुकता दोस्तों। इसी का एक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसका एक हेड था सलील शेट्टी। ये बंदा सलील शेट्टी जो है, ये ट्विटर पे भी है। आप इनको कभी जाके इनके ट्वीट्स देखिए। इन्होंने एक ट्वीट लिखा था जो मैं कोट करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने ट्वीट लिखा था कि भाई, भारत में 2 वायरसेस हैं, एक है कोरोना वायरस और दूसरा है एंटी डेमोक्रेसी वायरस। और इसी ट्वीट में उन्होंने आगे जाके लिखा, शेट्टी ने, कि भारत में कोरोना वायरस की तो वैक्सीन हो गई, लेकिन एंटी डेमोक्रेसी वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं है।
भाई पहली बात, भारत में एंटी डेमोक्रेसी इशू आया ही कब? कभी भी नहीं। ये सोरोस फाउंडेशन का एक मोटिव अब आप समझ रहे हैं जो इंडिया में चल रहा है। और तो और दोस्तों, यही संस्था, अब आप देखिए कि इसने भारत में एक और फंड कर रखी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है समृद्ध भारत। और समृद्ध भारत आज की डेट में काम करता है ब्रिज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आप समझिए कि एक पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है दोस्तों। मल्टीपल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि भैया भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन भारत डेमोक्रेसी है। भारत में जो चुनाव हुए उनका कोई लेन देन नहीं, मोदी कई चुनावों में हार गया उसका कोई लेन देन नहीं, पर मोदी एंटी डेमोक्रेटिक है। दोस्तों चीज को समझ जाइए, एक इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कैंपेन सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है कि आज भारत खुद खड़ा हो पा रहा है अपने पैरों पे। आज भारत में एकता आ रही है लोगों में, इनको ये यूनिटी देख के जलन हो रही है। आज की डेट में भारत में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा है जिसमें हिंदू और सनातनी धार्मिक लिटरेचर की प्रमोशन हो रही है। मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को निगेट किया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशंस के जितने भी एंटी हिंदू बायसेस थे वो निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह से इन लोगों को जलन ये हो रही है कि भैया एक इंडिया जैसी कंट्री, एक भारत जैसा देश अगर अपने संस्कृति को प्रमोट कर रहा है तो वो अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के नाम पे इस पूरे प्रॉब्लम को आप एंटी डेमोक्रेटिक बना दीजिए। तो आई होप इस वीडियो के बाद जॉर्ज सोरोस और उसके फंडेड मल्टीपल जितने भी ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको समझने में अब दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था जॉर्ज सोरोस के ऊपर बताने के लिए, तो आई होप मैंने इस वीडियो के तहत आपको जस्टिस करते हुए इस आदमी का गंदा खेल पूरे विश्व से लेके भारत तक आपके सामने पेश किया है। धन्यवाद।